very good morning, dear children. So, now today we are going to start the fourth lesson of our first book, and the name of the lesson is A Truly Beautiful Mind. A truly beautiful mind, what does it mean? It means a mind that is actually beautiful. Not only look wise, how can mind look beautiful, but द एसेंस ऑफ दैट माइंड, वो जो उस दिमाग में जिस इंसान के माइंड की भी हम बात करेंगे, कितना अच्छे से वो चलता है और कितना वो फ्रूटफुली अपने माइंड को और अपनी माइंड पावर को यूज़ करते हैं, कितने अच्छे से उसको अप्लाई करते हैं वर्ल्ड में. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड. So this story basically, students, deals with Albert Einstein. I hope everybody of you must have heard the name Albert Einstein. Albert Einstein was and is a world famous scientist. Albert Einstein बहुत famous scientist हैं जो जर्मनी को belong करते थे, और उन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत सारी रिसर्चेज और डिस्कवरीज की है, एंड till today his name is in the top list in the field of science. साइंस के केस में, साइंस की फील्ड में आज भी उनका नाम जो है वो टॉप लिस्ट में लिया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब करने वाला. who took the world by storm about 100 years ago. took the world by storm मतलब जिन्होंने तूफान ला दिया था पूरी दुनिया में. कुछ ऐसी डिस्कवरीज उन्होंने की थी कुछ 100 साल पहले, दैट इज 1905 में. ही पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 3 बैक टू बैक पेपर्स. पेपर्स पब्लिश करने का मतलब होता है कि कुछ रिसर्च करना और उस रिसर्च को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना. इसको कहते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश करना. उन्होंने 3 बैक टू बैक, एक के बाद एक 3 अलग अलग डिस्कवरीज की, अपना रिसर्च पेपर रेडी किया और उसे पब्लिश किया. जब भी साइंटिस्ट लोग बेटा कोई नई चीज़ ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो उसको एकदम से दुनिया के सामने नहीं ले आते. पहले उसे उसके बारे में कुछ बड़े बड़े जो और साइंस की फील्ड के बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है. ये बताया जाता है कि ये ऐसा कुछ हमने ढूंढा है. अगर वो सही होता है तो फिर उसे दुनिया के सामने बताया जाता है कि ये चीज़ है. इसको कहते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश करना. तो उन्होंने स्पेस, यूनिवर्स, टाइम, डिस्टेंस, इन सब चीज़ों के रिलेशन में 3 बैक टू बैक पेपर्स पब्लिश किए. और जर्नल एक साइंटिफिक मैगज़ीन होती है जिसमें ये जो पब्लिशिंग्स होती हैं वो डिस्प्ले की जाती है. तो उनकी जो रिसर्चेस थी वो साइंटिफिक जर्नल्स में आई, और इस डिस्कवरी को, इस रिसर्च को दुनिया में बहुत बड़ा माना गया. और तो उसी के बाद से आइंस्टीन का जो नाम था वो जीनियस के नाम से वो जाने लगे. कि जीनियस मतलब कोई है तो वो है आइंस्टीन. आइंस्टीन और जीनियस एक दूसरे के समानार्थी हो गए. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द स्टोरी. Albert Einstein was born on 14th March 1879. 14 मार्च 1879 को उनका बर्थ हुआ था. जर्मनी जो कंट्री है उसमें एक सिटी है उल्म. उस उल्म में वहाँ पर उनका बर्थ हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ हिज डेस्टाइन्ड ग्रेटनेस. मतलब जैसे पहले होता था ना, कोई बहुत बड़ा महापुरुष जन्म ले रहा है तो एक भविष्यवाणी एंड ऑल होती थी कि कोई बहुत बड़ा इंसान बर्थ लेने वाला है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. कोई उनकी जो ग्रेटनेस थी, उनका जो बड़प्पन था, उसको दर्शाने के लिए कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं हुई थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके ऑपोजिट, जब अल्बर्ट का बर्थ हुआ था तब उनका सिर इतना बड़ा था कि उनकी मदर को लगा कि ये तो भैया फ्रीक है, मतलब ये तो पागल है, क्योंकि थोड़ा सा अबनॉर्मली उनका हेड जो था वो एक बच्चे के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा था. तो उनकी मदर तो she felt like now her freak has born in her as her son. एक कोई क्रेजी सा, कोई पागल सा बच्चा है, अब नॉर्मल सा बच्चा, he has taken birth. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. 2.5 साल तक भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ नहीं बोला था. 2.5 साल का बच्चा बहुत कुछ बोलने लगता है, बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ किड जिसने 2.5 साल तक कुछ नहीं कहा था. और एक रीज़न था कि उन्हें
फ्रीक या क्रेजी समझा जाता था। फाइनली व्हेन डिड ही लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जब उन्होंने बोलना सीखा, तो वो हर चीज़ को डबल डबल बोलते थे। ऐसे ही मतलब बचपन से कोई ग्रेटनेस आइंस्टीन में नहीं दिखती थी कि ये बड़े होके इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, जबकि बचपन से उनके उसमें लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती रही जिसकी वजह से लोग उन्हें पागल करार देते रहे। जब वो स्कूल में होते थे तो किसी दोस्त के साथ नहीं खेलते थे, अकेले चुपचाप एक कॉर्नर में बैठे रहते थे, तो उनके जो क्लासमेट्स थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर चिढ़ाया करते थे। इसीलिए वो बच्चा, वो अल्बर्ट आइंस्टीन खुद अकेले ही अपनी मस्ती में मस्त खोया रहता था। नाउ देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन दैट ही इज़ अ लेजेंड। एक ऐसी स्टोरी है जो उन्हें एज अ लेजेंड कैरेक्टराइज करती है। लेजेंड मतलब कोई बहुत बड़ा इंसान, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। मतलब वो कभी, मतलब जो स्टोरी उनके बारे में है उस स्टोरी को रियल मान पाना इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग थिंग, कि उसको ये जो कहानी उनके बारे में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। व्हाट हैपेंड, एक बार वो 2 साल 2.5 साल के थे और वो टेबल पर बैठे अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे, एंड सडनली ही सेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, पहली बार अपने जीवन में उन्होंने कुछ बोला और उन्होंने कहा कि द सूप इज़ टू हॉट। फैमिली शॉक में कि 2.5 साल तक तो कुछ बोला नहीं और बोला तो सीधे यही बोल रहे कि सूप बहुत गर्म है। फिर उनकी फैमिली ने उनसे पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो वो कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ इतना परफेक्ट था, सारी चीज़ें इतनी परफेक्टली मुझे मिलती थी कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये एक स्टोरी है जो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आती है, और इसको जान पाना, इसको एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ऐसा भी कोई बच्चा कर सकता है क्या। सो दिस वॉज अ स्टोरी अबाउट हिम। और लेट्स गेट बैक टू अल्बर्ट आइंस्टीन एंड स्कूल डेज, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ खेलते नहीं, बात नहीं करते, और उनके फ्रेंड्स उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर चिढ़ाते थे। अकेले खेलते खेलते उन्हें मशीनों से बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, तो वो इंसानों को भी मशीन समझने लगे। तो जब उनकी छोटी बहन का बर्थ हुआ, हर नेम वॉज माजा, जब उनकी छोटी बहन का बर्थ हुआ, ऐसा माना जाता है कि उसके बर्थ के टाइम पे उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि इसके पहिए कहाँ हैं, मतलब व्हील्स क्यों नहीं है इस मशीन में। सो ही वॉज सो डीपली इनटू मशीन्स। ऑल दीज आर टेल्स अबाउट हिम, उनके बारे में कहानियाँ हैं। अब ये कितनी सच हैं कितनी नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दीज आर ऑल sorts ऑफ डिफरेंट स्टोरीज दैट wander around about Albert Einstein. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. तो हम बात कर रहे थे कि आइंस्टाइन को लेकर कभी कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक या कुछ ऐसा स्पेशल कभी रहा नहीं, यहाँ तक कि उनके एक बार एक स्कूल के, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, वहाँ के हेडमास्टर ने, वहाँ के प्रिंसिपल ने उनके फादर को ये तक कह दिया था कि नो मैटर वॉट ही डज इन लाइफ, मतलब वो कुछ भी ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर ले, वो लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज़ थी बस वॉयलिन बजाने की, जो कि आइंस्टीन को बहुत अच्छे से आती थी। ही बिगिन प्लेइंग और लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन एट द एज ऑफ 6 की उम्र में उन्होंने वॉयलिन बजाना सीखा, एंड ही बिकेम अ एमेच्योर वॉयलिनिस्ट। एमेच्योर वॉयलिनिस्ट मतलब, एमेच्योर का मतलब वो होता है कि जो किसी चीज़, जिसको कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती हो लेकिन वो एज अ प्रोफेशनली उस चीज़ को नहीं करता हो। प्रोफेशनल वॉयलिनिस्ट वो जो वॉयलिन बजाने का प्रोफेशनली काम करता हो, और एमेच्योर वॉयलिनिस्ट वो जिसको वॉयलिन बजाना बहुत अच्छे से आता हो लेकिन प्रोफेशनली वो नहीं बजाता हो। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पूरा ज़िंदगी, पूरी उम्र उन्होंने अपनी वो स्किल जो है वॉयलिन बजाने की वो मेंटेन रखी। बट आल्बर्ट वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, वो मतलब ऐसे बुरे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनमें से नहीं थे। वो म्यूनिच नाम की एक जगह है, म्यूनिच में उन्होंने अपना हाई स्कूल किया, और जब आइंस्टीन का बर्थ उल्म में हुआ था, लेकिन जब वो 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली म्यूनिच आ गई थी, तो वहाँ पर उनकी पढ़ाई हुई और वो अच्छा स्कोर करते थे, गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में वो अच्छा स्कोर करते थे। बट एक चीज़ थी जो उन्हें पसंद नहीं थी, और वो थी स्कूल का रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है बहुत बहुत ही ज़्यादा वाला स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बिल्कुल आर्मी स्कूल वाला डिसिप्लिन, वो उन्हें पसंद नहीं था।
और उस चीज़ को लेकर उनकी अपनी टीचर्स के साथ में काफ़ी बहस हुआ करती थी। 15 ईयर्स ऑफ एज तक तो उन्होंने उस स्कूल को बियर किया, लेकिन बाद में फिर उन्हें समझ में आने लगा कि वो इस इतने स्ट्रिक्ट माहौल में नहीं पढ़ सकते, और उन्होंने फाइनली वो स्कूल छोड़ दिया। ही फेल्ट सो स्टिफल्ड, मतलब जैसे घुटन नहीं होती है, बस वैसे ही उन्हें उस स्कूल में होने लगा। एंड ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, मतलब उन्होंने अपना भला देखते हुए वो वाला स्कूल छोड़ दिया। उसके 1 साल पहले ये हुआ था कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो मिलान शिफ्ट हो गए थे। मिलान एक और जगह है, वो म्यूनिच से उनके पेरेंट्स मिलान शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उनकी पढ़ाई चल रही थी इसीलिए वो अपना स्कूल नहीं चेंज कर पाए थे 1 साल पहले तक। तो उन्हें अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर रहना पड़ा था। काफ़ी डिस्कशंस हुए, काफ़ी, अब ऑब्वियसली 15 साल का बच्चा एकदम स्कूल छोड़ देगा तो कोई पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तो बहुत सारे उनके पेरेंट्स और सब में डिस्कशंस हुए, काफ़ी सारी बातें हुई। तब फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपना स्कूल छोड़ के स्विट्ज़रलैंड पढ़ने जाएंगे, अ सिटी विच इज़ मोर लिबरल मतलब जो थोड़ी ज़्यादा फ्री है, जहाँ लोगों को अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने की फ्रीडम है। तो जितना स्ट्रिक्ट वो पुराना स्कूल था उसके कंपैरिजन में स्विट्ज़रलैंड थोड़ा सा फ्री है, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर से अपनी पढ़ाई शुरू आगे की कंटिन्यू की। ही वॉज वेरी मच गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, मतलब फिज़िक्स और मैथ्स उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। और अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी से पढ़ने का डिसाइड किया, यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिच। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विथ द वॉलरस मुस्टैच। बट साइंस ही एक अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने उस डैशिंग यंग मैन को अपील किया या अट्रैक्ट किया या अप्रोच किया। डैशिंग यंग मैन विथ अ वॉलरस मुस्टैच, जो मुस्टैच मतलब मूछ, जिस डिज़ाइन की मूछ अल्बर्ट आइंस्टीन रखते थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इस डिज़ाइन की मूछ को कहते हैं वॉलरस मुस्टैच। तो एक वॉलरस मुस्टैच वाला डैशिंग, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग इन हिज अर्ली एजेस, वो बहुत अच्छे गुड लुकिंग हैंडसम हुआ करते थे। तो इस हैंडसम यंग मैन के लिए सिर्फ साइंस ही एक अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्हें अट्रैक्ट करती थी या अपील करती थी, या जो चीज़ उन्हें पसंद थी। एक और चीज़ थी साइंस के अलावा जो उन्हें काफ़ी पसंद थी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। मतलब साइंस के अलावा एक और ऐसी चीज़ थी जिसमें उनका इंटरेस्ट था, और वो थी उनकी एक फेलो स्टूडेंट मतलब साथ में पढ़ने वाली स्टूडेंट। काफ़ी स्पेशली इंटरेस्टेड थे वो मिलेवा, उनका नाम था मिलेवा मैरिक, और वो उन्हें काफ़ी क्लेवर लगती थी, काफ़ी समझदार लगती थी, उन्हें वो क्लेवर क्रिएचर बुलाते थे। The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was the one of the few in Europe where women could get degrees. वो जो lady थी सर्ब, she was from Siberia, that's why she's considered as Serb। वो जो थी वो स्विट्ज़रलैंड इसीलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी ही उस समय के यूरोप की 1900s की बात हो रही है, उस समय के यूरोप की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में थी जो महिलाओं को डिग्री देती थी। तो इतनी विमेन एजुकेशन इतनी प्रॉस्परस नहीं थी, फिर भी ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी महिलाओं को डिग्री देती थी, इसीलिए वो वहाँ पर पढ़ने आई थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स वो होते हैं कि जो लोग आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, या जो लोग ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं, जबकि आइंस्टीन को इन सब में भी इंटरेस्ट था। तो मिलेवा भी उन्हें काफ़ी अपने जैसी लगी। ही फाउंड एन एले का मतलब होता है फ्रेंड, उन्हें अपना ही एक जैसा, अपने जैसा कोई अपना एक दोस्त मिल गया उन लोगों की भीड़ में जिन्हें आर्ट और म्यूज़िक ज़्यादा पसंद नहीं था। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। constantly at odds का मतलब होता है constantly फैमिली में, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे उनकी कहासुनी होती रहती थी, उनके माइंडसेट, उनकी मेंटालिटी डिफ़र करती थी और फिर वो लोग आपस में लड़ते थे। तो उन लोगों के बीच में, उन लोगों की भीड़ में आइंस्टीन को अपने जैसी कोई लेडी मिली, एंड दे बोथ स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, एंड दे फेल इन लव विथ ईच अदर, एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग ईच अदर्स फीलिंग्स थ्रू लेटर्स।
दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट किया, एक दूसरे को लेटर्स लिख के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। और एक लेटर, आइंस्टीन के एक लेटर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह उन्होंने साइंटिफिक लैंग्वेज में अपने टेंडरनेस को, मिलेवा के लिए अपने अफेक्शन को, अपने प्यार को उन्होंने कितना साइंटिफिकली एक्सप्रेस किया। उसमें उन्होंने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो वो कहते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और मुझे कितना गर्व होगा जब हम दोनों, व्हेन वी हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, जब हम दोनों मिलके जो रिलेटिविटी पे अपन काम कर रहे हैं उस रिलेटिविटी के काम को एक विक्टोरियस कंक्लूजन तक ले आए। विक्टोरियस कंक्लूजन मतलब जीत, एक ऐसा कंक्लूजन लेकर आए जिसमें हम दोनों की जीत हो जाए। तो ये उन्होंने एक साइंटिफिक लैंग्वेज में मिलेवा को बता दिया दैट ही लव्स हर एंड ही वांट्स टू लिव विथ हर। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 ईयर में 21 साल की एज में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया, लेकिन वो अभी भी अनएम्प्लॉयड थे। अनएम्प्लॉयड मतलब उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। फिर उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया, एक ऐसी प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया एंड गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। पहले उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के तुरंत बाद जॉब नहीं मिली, पहले टीचिंग असिस्टेंट का काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, फिर फाइनली जाके 1902 में उन्हें एक अच्छी जॉब मिली, टेक्निकल जॉब मिली। एक टेक्निकल जॉब मिली पेटेंट ऑफिस में। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है बेटा, जब भी कोई नई रिसर्च की जाती है या फिर कोई नई डिस्कवरी की जाती है तो पहले साइंटिस्ट उसे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़े बड़े साइंटिस्ट के सामने उसे प्रेजेंट करता है, फिर अगर फिक्स हो जाती है तो फिर वो चीज़ उसके नाम पे पेटेंट हो जाती है। जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन खोजा, तो उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट व्यवस्थित वाला था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का था। उसको सब ने डीप स्टडी किया, देखा कि हाँ ये सच में चीज़ है, फिर उनके नाम पे उसको रजिस्टर कर दिया गया। पेटेंट का मतलब होता है किसी ने कोई नई चीज़ का इन्वेंशन किया हो और फिर वो चीज़ उसके नाम पे रजिस्टर कर देना कि ये इस इंसान ने इसको बनाया है और ये इस इंसान के नाम से जानी जाएगी। तो पेटेंट ऑफिस में लोग यही काम करते हैं कि वो देखते हैं, जो दूसरे लोग रिसर्च करते हैं उन रिसर्चेस को देखते हैं कि ये सही है तो नहीं गलत है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी दूसरे इंसान ने इसके बारे में कोई रिसर्च तो नहीं की हुई है, अगर की हुई है तो वो कैंसिल हो जाती है। तो पेटेंट ऑफिस में उन्हें एक टेक्निकल जॉब मिल गई, लेकिन दूसरों की रिसर्चेस को देखते देखते साथ ही साथ आइंस्टीन ने अपना काम भी चालू रखा और वो अपने लेवल पर भी रिसर्चेस करते रहे। मतलब ये कंडीशन थी कि वो जिस टेबल पर बैठते थे ना पेटेंट ऑफिस में, वहाँ का जो एक ड्रॉर था वो उनकी अपनी फाइंडिंग्स से भरा हुआ था और वहाँ के जो लोग थे वो खुद भी जो थे उन्होंने अपने जो डेस्क ड्रॉर थी, जो डेस्क पर बैठकर काम करते थे उसकी जो ड्रॉर थी ना, उसको एक मजाकिया तरीके से एक नाम दे दिया था, ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिज़िक्स। मतलब थियोरिटिकल फिज़िक्स का एक पूरा ब्यूरो है ये, एक इतना कुछ उसमें से लोग कहते हैं कि इतना सारा इसने रिसर्च करके इसमें भरा हुआ है कि अगर जब भी इसे खोला जाएगा तो एक आराम से किताब लिखी जा सकती है। थियोरिटिकल फिज़िक्स का पूरा ब्यूरो है जिसमें बहुत सारी जानकारी है। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. आइंस्टीन ने एक स्पेशल थ्योरी दी रिलेटिविटी की 1905 में, जिसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट। हमने क्या पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि डिस्टेंस और टाइम हमेशा फिक्स रहता है। बट आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving fast relative to the other. इसका पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है जिसे कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है, उनके बीच का कनेक्शन बताती है
दैट हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, और किस तरह टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट या फिक्स नहीं है. आई विल गिव यू अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट the theory of relativity in my next video, so please keep watching. Thank you.